बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो 2023 का पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू बॉटनी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। कोर्स कोड है इसका बॉट 203 जो कि पुराना कोड था, और अब नया कोड है जी 109 यानी कि 109। तो इंशाल्लाह जी मैं आप लोगों को ये जो रिसेंटली लास्ट ईयर पेपर हुआ तो उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर्स बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस नए थे, और इसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह जी लास्ट पे आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और अगर इन केस आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर देना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, +9234661239। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको अपने फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, विच इज सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। तो हम चलते हैं जी आज की डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो शॉर्ट क्वेश्चंस में जी पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, डिफाइन सॉइल टेक्सचर। बहुत आसान था। सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर का डिफरेंस पास्ट पेपर्स में पूछा जाता रहा है, और इस दफा सिर्फ और सिर्फ सॉइल टेक्सचर की डेफिनेशन पूछी गई थी। तो आप इसको डिफाइन करते हैं किस तरह, रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। आप ये भी लिख सकते हैं, और आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि ये सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होते हैं। और इसके अलावा फिर हम लोग इसी की बेस पर सॉइल की क्लासिफिकेशन करते हैं। देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सॉइल, अबाउट 12 क्लासेस है जी सॉइल की, जो कि आप लोगों को सैंड, सिल्ट और क्ले की बेस पर बताई जाती हैं। तो इनकी रिलेटिव प्रोपोर्शन को हम इन अ मैस ऑफ सॉइल मटेरियल लेस देन 2 मिलीमीटर इन साइज, हम उसको बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। तो अब आप लोगों को ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल नीचे दी है कि वेरी कोर्स सैंड का जो साइज होता है वो 2 to 1 मिलीमीटर होता है। फिर उससे छोटे साइज पर आ जाएं, वेरी फाइन सैंड का साइज जो है वो 0.1 से 0.5 मिलीमीटर है। सिल्ट का साइज जो है वो 0.05 से 0.002 मिलीमीटर, और क्ले का सॉइल जो होता है वो लेस देन 0.002 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से आप लोग इसमें इनके साइज भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है तो आप सिर्फ डेफिनेशन भी लिख सकते थे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीन्स। ये पहली दफा ही स्ट्रक्चर पूछा गया, इसके पहले रोल पूछे जाते रहे, यानी ऑक्सीन्स का रोल, साइटोकाइनिन का रोल, एटसेट्रा। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीन में आप लोग सबसे पहले तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें, फिर आप स्ट्रक्चर को साथ डायग्राम बनाकर मेंशन भी कर दें, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो ऑन द मोलेकुलर लेवल all oxygens are compounds with an aromatic ring and a carboxylic acid group। अब मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये एरोमेटिक रिंग आपको दिखाई दे रही है और साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। ये मैंने इंडोल 3 एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर शो किया। वो बहुत सारे सिंथेटिक ऑक्सीजन भी हैं, इंडोल प्रोपायोनिक एसिड है। इसी तरह से आप लोगों ने 2,4-D जो है वो उसका नाम पढ़ा होता है। सो इसी तरह से नफ्तालीन एसिटिक एसिड, लेकिन जो नेचुरली होता है वो नॉर्मली इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। The most important member of the oxygen family is the indole 3-acetic acid, which generates the majority of oxygen effects in intact plants and is the most potent native oxygen। तो that's why ज्यादा तौर पर आप इसी का स्ट्रक्चर शो करते हैं, और अगर इन केस आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करके दिखा देंगे, और साथ उसके साथ जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है थोड़ा बहुत आप इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What are deficiency symptoms of nitrogen? Nitrogen is very important component of the chlorophyll. That's why अगर इसकी deficiency हो जाए तो क्लोरोसिस हो जाता है, येलोइंग प्लांट्स के अंदर आ जाती है। तो हम इसी चीज को अब इस तरह लिख सकते हैं कि स्लो ग्रोथ एंड यूनिफॉर्म येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स आर यूजुअली द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। इसके साथ साथ आप मेंशन कर सकते हैं जी, नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस स्मॉलर देन द नॉर्मल फ्रूट leaves and shoots, and these can develop later than normal. So broad leaf foliage in fall may be more reddish than normal and drop prematurely। आप साथ उसके अगर इन केस इस तरह देख लें तो इससे जरा बात क्लियर हो जाएगी। ये आपको जो येलोइंग से नजर आ रही है लीव्स की, ये ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन भी हो सकती है और एज वेल एज मैग्नीशियम भी हो सकती है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं येलोइंग जो है वो सबसे बड़ा सिम्टम होता है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का, और इसको हम क्लोरोसिस का नाम देते हैं। उसके साथ साथ जैसे मैंने मेंशन किया कि फिर लीव्स का साइज छोटा होगा, फ्रूट्स होगा उसका जो है नंबर या उसका जो रीड यील्ड है वो कम हो जाएगी, शूट्स जो होंगे वो जो ज्यादा नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे। सो ये सारी चीजें सिम्टम्स एंड साइंस में आ सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स इन हायर प्लांट्स। ये
2022 में भी आ चुका है पेपर ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें सिर्फ रोल पूछा हुआ था। इसमें थोड़ा रिलेट करके उसने हायर प्लांट्स के साथ रिलेट करके पूछ लिया। वैसे कोई खास डिफरेंस नहीं है, आपको खाली कहा जाए रोल और या इन हायर प्लांट्स कहा जाए तो बात ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है। सो आप क्या कह सकते हैं, फाइटोक्रोम्स आर ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट्स, जो आप लोगों ने पहले भी ऑलरेडी पढ़ी होती हैं बातें। सो विच आर इसेंशियल फोटोरिसेप्टर्स इन द प्लांट्स फोटोरिसेप्टर सिस्टम। ज्यादा इनका रोल आप लोगों ने पढ़ा होता है फोटोपेरियोडिज्म के अंदर है, वहां पर ये रेड लाइट और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फ्लावरिंग का जो है वो बायस बनते हैं। सो जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका उसमें। सो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द फार रेड and red light stimuli, and they play a critical role in regulating seed germination. अब इसके अलावा SAS जो कि एक्चुअली शेड अवॉइडिंग सिंड्रोम्स हम उसको बोलते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फ्लावरिंग एंड वर्नलाइजेशन एटसेट्रा। अजान हो रही है जो उसके बाद डिस्कस करते हैं बाकी चीज को। ओके जी, दोबारा से दोबारा इसको जरा क्लियर कर लें कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं। एक तो फ्लावरिंग के हवाले से इन फोटोपेरिडिज्म, और उसके अलावा फिर सीड जर्मिनेशन, SAS का मतलब है शेड अवॉइडेंस सिंड्रोम, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फ्लावरिंग, वर्नलाइजेशन, इन सारे प्रोसेसेस के अंदर फाइटोक्रोम्स कुछ ना कुछ रोल जरूर प्ले करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर वही बात कि फ्लावरिंग के अंदर इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोपोनिक एंड एरोपोनिक्स टेक्निक्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जी प्लांट्स की कल्चरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक आप लोगों ने नाम सुना होता है ऑलरेडी, जिसमें हमने पानी के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाना होता है विद द न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमें अमाउंट उनकी और कंसंट्रेशन ऑलरेडी पता होती है, लेकिन सॉइल का हम यूज नहीं करते। तो इन हाइड्रोपोनिक्स प्लांट्स में बी सस्पेंडेड इन वाटर फुल टाइम, ये पूरी टाइम यानी कि पानी के अंदर ही रहते हैं पौधे, और फेड बाय एन इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ वाटर, और उसके साथ साथ उनको न्यूट्रिएंट्स। ये दूसरी बात अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर दोबारा। एरोपोनिक के हवाले से आप क्या बताएंगे कि एरोपोनिक प्लांट्स आर नेवर प्लेस्ड इनटू वाटर, इंस्टेड बीइंग गिवन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ मिस्ट। अब मिस्ट का मतलब क्या है कि स्प्रे करके उनकी रूट्स के ऊपर न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उनको पानी के अंदर डिप नहीं किया जाता। सो दिस की डिफरेंस इज व्हाट गिव्स ईच मेथड देयर यूनिक नेम। और उसके साथ साथ एरो का मतलब एयर से हम लोगों ने ये वर्ड लिया, और हाइड्रोमीन पानी से लिया। ये अब आप लोगों को थोड़ा सा नीचे मैंने व्यू दिखाया है एरोपोनिक वर्सेस हाइड्रोपोनिक। तो एरोपोनिक के केस में देखें, हम लोगों ने उसको मिस्ट नोजल के थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं जो कि उनकी रूट्स को मिल रहे हैं, लेकिन हमने उनको पानी के अंदर डिप नहीं किया हुआ या पानी के अंदर नहीं रखा हुआ। इन केस ऑफ हाइड्रोपोनिक हमने उनको पानी के अंदर प्लेस किया हुआ है। सो ग्रो ट्रे ट्यूब यानी कि ये पानी का सारा लेवल आपको दिखाई दे रहा है, और उसके साथ नीचे एक पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन नजर आ रही है, रेजरवायर है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है, न्यूट्रिएंट रिटर्न होकर वापस आ रहे हैं, और उसके साथ साथ एयर पंप भी साथ लगा हुआ है। जबकि दूसरे केस में न्यूट्रिएंट पंप हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर एयर पंप है और यहाँ पर न्यूट्रिएंट पंप है। इसलिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के अंदर हम एयरेटेड वाटर लेते हैं, और इस केस में हम न्यूट्रिएंट पंप के थ्रू उसको नोजल यानी कि जैसे आपको नजर आ रहा है उसके थ्रू हम स्प्रे करते हैं प्लांट्स की रूट्स के ऊपर। सो दूसरी बात आप इसमें क्या बता देंगे जी, हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर एंड विदाउट सॉइल। जबकि एरोपोनिक्स के अंदर इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल वेयर द रूट्स आर एक्सपोज्ड टू द एयर, the roots of the plants are exposed to the nutrient rich water, the roots of the plants are exposed to the nutrient rich mist। ठीक है, ये छोटी सी बात आप इसके डिफरेंस में मेंशन कर देंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यू नो कि जो एटीपी की सिंथेसिस का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब अगर इन केस वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो तो उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, और अगर इन केस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको ऑक्सीडेटिव। लेकिन ये जो सबस्ट्रेट लेवल होता है, आप लोगों ने जब रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स पढ़े होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। वैसे तो एरोबिक में 4 स्टेप बताए जाते हैं, यानी कि ग्लाइकोलिसिस, देन पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन, देन नेक्स्ट वन क्रेब्स साइकिल, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसमें जो ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल के अंदर एटीपी बनता है उसको सबस्ट्रेट लेवल बोलते हैं, और जो लास्ट पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनता है उसको ऑक्सीडेटिव कहते हैं। अब मैं जरा ओवरऑल आपको तीनों का कंपैरिजन भी बता देता हूँ और तीनों का डिफरेंस भी आ जाएगा। अब इसमें किसी का भी दो का पूछा जाए तो आप वो आसानी से बता सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको तीनों का ही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव का पूछा हुआ है, लेकिन मैं आपको आपके नॉलेज के लिए तीनों का कंपैरिजन करके यहाँ पर शो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ।
तो पहला डिफरेंस सोर्स ऑफ फॉस्फेट का है। सबस्ट्रेट लेवल के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है फॉस्फेट का सोर्स, और इस तरह से ऑक्सीडेटिव के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, और फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। यानी ये चीज फोटोफॉस्फोरिलेशन को और ऑक्सीडेटिव को सिमिलर बनाती है, वाइल ये चीज इनको सबस्ट्रेट लेवल से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल के केस में जो सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। दूसरा, एनर्जी सोर्स क्या रही? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है ऑफ डोनर, और ऑक्सीडेटिव में प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, और फॉस्फोरिलेशन में भी फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी प्रोटॉन मोटिव फोर्स है। नंबर 3 पर आ गई लोकेशन, ये कहाँ पर होता है? सबस्ट्रेट लेवल आपको साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलेगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, जबकि ऑक्सीडेटिव आपको इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम रेस्पिरेटरी चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसका नाम देते हैं, और फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। लास्ट वन, लोकेशन इन प्रोकैरियोट्स अगर आप बात करेंगे तो सबस्ट्रेट लेवल जो है वो साइटोसोल में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसमें स्पेशली मेसोसोम्स आते हैं, और फोटोफॉस्फोरिलेशन भी थाइलाकॉइड ऑन क्रोमेटोफोर्स पर होता है। ये इस तरह तीनों का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो किसी का भी दो का डिफरेंस या किसी एक के बारे में भी अगर इन केस आपको क्वेश्चन दोबारा आए तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एंड लिस्ट द एडेप्टेशंस ऑफ द ज़ीरोफाइट्स। यू नो कि ये डेजर्ट प्लांट्स हैं, इन्होंने पानी के लॉस को रोकना होता है, तो किस तरह से ये रोकेंगे? तो ज़ीरोफाइट्स आर मोस्टली डेजर्ट प्लांट्स which have adapted to the following या the following adaptations to reduce the water loss by transpiration। उससे पहले ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूं, ये कैक्टस में आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें आपको साथ कुछ एडेप्टेशंस लिखी नजर आ रही हैं, जैसे स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स। इनके लीव्स का सरफेस एरिया कम होता है टू वॉल्यूम रेशियो, तो दैट्स व्हाई इनके लीव्स को मॉडिफाई करके स्पाइंस बना दिया गया। देन स्मॉल सरफेस एरिया मिनिमाइज वाटर इवेपोरेशन। स्टेम अगर आप बात करेंगे तो अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से इनको सकुलेंट्स कहते हैं। और डीप रूट सिस्टम भी होता है, और उसके साथ साथ शैलो वाटर रूट सिस्टम भी होते हैं, यानी शैलो रूट सिस्टम। तो वाइड स्टेप रूट सिस्टम है, ताकि पानी को ऊपर से भी एब्जॉर्ब किया जा सके जब रेनफॉल हो, और डीप एरिया से भी पानी को एब्जॉर्ब किया जा सके। अब इसके अलावा बाकी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने अब एक आपको लिस्ट दे दी है साथ, कि लीव्स हैव स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, लीव्स आर कन्वर्टेड टू द स्पाइंस, लीव्स रोल अप, sunken stomata only on lower surface of leaves or in depression, shedding of leaves in hot days, and succulents can store water in stem or leaves, और कैम पाथवे क्रॉसुलासीन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये दिन के वक्त स्टोमेटा को बंद रखते हैं पौधे, और रात को ओपन करते हैं, और इस सारे पाथवे का नाम कैम पाथवे होता है, जिसमें रात को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लिया जाता है। तो ये कुछ बातें होंगी ज़ीरोफाइट्स के एडेप्टेशंस के हवाले से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which pathway plants have adapted to maximize the oxygenase activity of rubisco? You know कि rubisco एक एंजाइम है जिसकी जो बाइंडिंग साइट है वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी अटैच कर सकती है और ऑक्सीजन को भी, यानी कि ये ऑक्सीजनेशन का भी बायस बनता है और कार्बोक्सिलेशन का भी। अब इसमें आप लोगों ने सबसे पहले यही बात बतानी है कि rubisco as the name suggests has both carboxylase and oxygenase activity. When molecular oxygen is the substrate, it converts RUBP to one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate यानी glycolic acid in the process called photorespiration। तो ये C2 पाथवे है फोटोरेस्पिरेशन। तो उस दौरान ये ऑक्सीजनेशन का काम करता है रुबिस्को राइबोलोज बेस फॉस्फेट की, उस टाइम ऑक्सीजनेशन करेगा। लेकिन अगर इन केस आप उसका दूसरा रोल आपने पढ़ा होता है कार्बोक्सिलेशन, वो ड्यूरिंग कैल्मन साइकिल होता है। तो अभी आपसे पूछा गया था ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब इसकी मैक्सिमम होती है, तो सिंपल सा आंसर है कि जब लाइट ज्यादा हो, स्ट्रोमेटा बंद हो जाए और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए, तो उस वक्त ये अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी से फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू कर देगा। तो इस वजह से जी छोटी सी बात मैं और ऐड इसमें कर देता हूँ, वो भी आप मेंशन कर लें या लिख दें। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एक्सीड्स, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन से वो बढ़ जाए, देन द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को गेट्स एक्टिवेटेड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन विंड। तो मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ? अब ये काफी लंबा आंसर बन सकता है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेशली आता है, लेकिन क्योंकि अब शॉर्ट में आया है तो हम इसका शॉर्ट करके आंसर कैसे दे सकते हैं। आप इसके दो इफेक्ट्स बता दें, एक इसका आप थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट बता दें, दूसरा इसका आप यूजफुल इफेक्ट बता दें। तो विंड इज द मूवमेंट ऑफ द एयर कास्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय सन। ये हो गई एक मुकम्मल डेफिनेशन। दूसरी बात कि इसके इफेक्ट्स अगर आपसे पूछे गए हैं तो आप कहेंगे विंड हैज बोथ डायरेक्ट and indirect effects on plant growth. Most people associate wind damage with the dramatic changes in the plant appearance, such as broken branches, यानी कि branches टूट सकती हैं अगर हवा तेज हो, लॉजिंग का प्रोसेस चल सकता है, और अगर बहुत ज्यादा हवा तेज है इन हाई winds,
लीव्स कैन बी स्ट्रिप्ड फ्रॉम द प्लांट्स, वो साथ से उतर सकते हैं। एंड अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस प्लांट स्टेम्स में बी ब्रोकन, और प्लांट्स अपरूटेड, तो प्लांट्स भी उखड़ सकते हैं जमीन से, उनका स्टेम टूट सकता है एक्सेट्रा। ये तो हो गया इसका एक हार्मफुल और बैड इफेक्ट। लेकिन इसका अगर आप यूजफुल इंपैक्ट बताना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि ऑन द अदर हैंड विंड इंक्रीजेस द टर्बुलेंस इन एटमॉस्फेयर, thus increasing the supply of carbon dioxide to plants resulting in greater photosynthesis rates, जिसकी मतलब कि हवा चलने से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मूव करके पौधों के पास आएगी और उससे फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा हो जाएगा। सो विंड अल्टर्स द बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स, इथाइलिन हार्मोन को स्पेशली इसके साथ रिलेट किया जाता है। उसकी आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि उसकी वजह से, हवा की वजह से उसकी प्रोडक्शन भी जरा थोड़ी सी अफेक्ट होती है, यानी कि अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ जी, शॉर्ट क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था बहुत आसान था, नेम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का दोबारा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये दो तरह से होती है, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। आपसे बैक्टीरिया पूछे गए थे तो आपसे बैक्टीरिया का नाम ही याद रख लें, लेकिन ओवरऑल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैंने एक आउटलाइन आपको दे दी है कि एबायोटिक के अंदर कौन आता है, ये एटमॉस्फेरिक, जैसे कि थंडर एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि लाइटनिंग का जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और इंडस्ट्री भी इसमें रोल प्ले करती है। लेकिन बायोटिक के अंदर आ जाएंगे तो कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं और कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हुए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे फ्री लिविंग के अंदर अब आप एग्जांपल क्या देंगे, तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ फ्री लिविंग में एरोबिक की एग्जांपल है जी एजोटोबैक्टर, और इसी तरह से एनएरोबिक की एग्जांपल क्या है, रोडोस्पाइरिलम। और अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गी को भी शामिल कर लेंगे, वैसे वो बैक्टीरिया नहीं होते, दे आर ब्लू ग्रीन एल्गी एंड क्या एंड साइनोबैक्टीरिया, तो उसमें नॉस्टॉक आता है। और सिम्बायोटिक के अंदर आप दो नाम याद रख लें, एक रूट नोड्यूल्स में आपने नाम पढ़ा होता है राइजोबियम का, और इसके अलावा ब्रेडिराइजोबियम, तो ये दो नाम आप याद रख लेंगे रूट नोड्यूल्स के हवाले से। और स्टेम नोड्यूल्स हमने मोस्टली नाम नहीं पढ़ा होता, और उसमें आप लोग नाम या एग्जांपल दे सकते हैं एजोराइजोबियम। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी जी सिम्बायोटिक के अंदर जो स्टेम नोड्यूल्स हैं उसके हवाले से। ये मैंने अब आपको ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए जितने भी थे। उम्मीद है कि आप लोगों के आंसर्स इसमें आपको पता चल गए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। लास्ट पर जरा एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को भी देख लें जो कि 2023 में पूछे गए थे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। एक दो क्वेश्चन रिपीट था, एक्सप्लेन वाटर साइकिल, ये ऑलमोस्ट पहली दफा पूछा गया। वाटर साइकिल, इससे पहले नाइट्रोजन साइकिल ज्यादा पूछा जाता रहा, तो वाटर साइकिल के ऊपर पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन भी 10 नंबर का था, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, मशहूर मारूफ क्वेश्चन है। सो ड्रॉ इट्स पाथवे विद एनर्जी कंजप्शन। ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर